हेलो फ्रेंड्स, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझने वाली है सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि किस लेवल पे हम पर्यावरण को समझना चाहते हैं। अगर हम बचपन के पर्यावरण को समझना चाहते हैं, बचपन वाले बच्चों को पर्यावरण सिखाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको यहाँ समझना चाहिए, जो सीटेट, डीएसएसबी, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा करेगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों से और चीज़ों को देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले क्या बात है कि बच्चे जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप बच्चों को क्लास में बैठा के एलिफेंट माने हाथी, ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, पर डॉग माने कुत्ता, कैट माने बिल्ली, ये सब बताते रहते हैं, पर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें एकदम समझ में नहीं आती। उनको एकदम से उन चीज़ों के बारे में मतलब बच्चे इसको रट सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एकदम फिट नहीं बैठेगा कि हाथी क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पर्यावरण में एक बात कही गई है कि बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो केवल कक्षा में बिठा के नहीं सिखाया जाएगा, क्लासरूम में नहीं सिखाना है। बच्चे को बाहर ले के जाओ, पर्यावरण में चीज़ों को दिखाओ। जैसे कि आपको अगर फूल के बारे में बताना है, पेड़ के बारे में बताना है, तना बताना है, उसका लीव्स बतानी है और फ्रूट्स बताने हैं, पेटल्स बताने हैं, ये सारी चीज़ें बतानी हैं, तो क्या करना है आपको, उसको फील्ड में ले जाओ, उसको दिखाओ, फिर उसको तोड़ तोड़ के बताओ कि ग्रीन वाला क्या होता है, फिर तना कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि इतनी पर्यावरण में विविधता है, इतनी विविधता है कि मतलब डाइवर्सिटी इतनी है कि आप बच्चों को क्लास में बैठा के कि बड़ा पेड़ कौन सा होता है, छोटा पेड़ कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आप क्लासरूम में बैठा के नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको पर्यावरण में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के लिए उसे समझने के लिए अच्छी तरह से आपको उसका क्या एक्सपोज़र करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपोज़ करना पड़ेगा, बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अक्सर जानवरों में डिफरेंस करते हैं, जबकि छोटे बच्चों में जानवरों को बहुत सहजता से लिए। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो छोटी क्लास की एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है कि जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, सभी तरह के जानवरों में किया जाता है। जैसे कीड़े हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, सभी के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे छोटे ही होते हैं तो हम अपनी कक्षा में, अपने क्लासरूम में बच्चों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि जानवर होता है हाथी, कुत्ता, गाय। जबकि ये कहा गया है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जानवरों से बच्चे जो कीड़े पतंगे उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, इनको भी बच्चे जानवर ही समझते हैं, और हमें उसी तरह उनके हिसाब से हमें बात करनी है। वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे छिपकली है, उसको कहेंगे रेप्टाइला है, या फिर जैसे बर्ड्स में है, उसको कहेंगे कि तो बर्ड्स है। तो वो सबको जानवर समझते हैं, और आपको भी इसी तरह उनको शुरू में बताना है। ये आप 10th लेवल की बायोलॉजी उनको आप 3rd, 4th में या 2nd में नहीं बताना है। आप उनको जानवर से मतलब है सभी तरह के जानवर, कीड़े, पक्षी, जितने भी स्तनधारी हैं, सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का वर्गीकरण करने के योग्य नहीं होते हैं, वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जानवरों के जो रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आपको क्या करना है, बाहर लेके जाना है तो बच्चे जानवर जो हैं आवाज़ करते हैं, तो कक्षा में, क्लासरूम में आपको क्या करना है, बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे उनको पहचानने में गलती ना करें। तो बच्चों से आप उनकी आवाज़ें बुलवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसा। जब आप बच्चे देखेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो क्या होगा कि वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और उनके लिए ये रोचक भी होगा, वो बोर नहीं होंगे। कक्षा में, क्लासरूम में आप बैठा के उनसे अगर रटवाएंगे, कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, तो वो रटने में वो महीने भर लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब वो इतना टाइम नहीं लगाएंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। इसे आसानी से समझने में आपको पढ़ाने में भी सुविधा होगी। दूसरी बात ये, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, वो ये होता है कि बच्चों को
सिखाने का पर्यावरण सिखाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, सबसे अच्छी तरीके से हम कैसे कैसे चीज़ों को सिखा सकते हैं, तो उसमें सबसे जो सटीक आंसर होगा यही होगा कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देखकर बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इसलिए हमें जो सिखाने का माध्यम है वो एक्सपोज़र माध्यम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाना, उनके सामने प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हमें उनको दिखाना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि बच्चों में जो सृजनात्मकता होती है, पर्यावरण में ये सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। उसमें क्या है कि बच्चों में सृजनात्मकता बहुत होती है। जैसे बच्चे अगर हाथी देख के आए तो आप उनसे बच्चों से कहो कि हाथी को बनाओ, भले वो साइज में थोड़ा डिफरेंस कर देंगे बट अपने उनके मन में जो छाप छूटी है वो बनाएंगे। इससे आपको क्या होगा, दो चीज़ें आपको समझने में मिलेंगी। सबसे पहले ये कि कौन बच्चा है जिसका आर्ट बेहतर है, उसका पढ़ाई में रुचि, उधर रुझान किसका अच्छा है क्या, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात ये आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्यावरण की बारीकियों को कितने आसानी से समझ रहे हैं। अब सृजनात्मकता में एक बात ये आती है कि बच्चे अगर अपने हाथों में कलर ले रहे हैं, अंगूठे, उंगली, इनसे क्या करते हैं बच्चे, अंगूठे उंगली से कलर ऐसे बनाने लगते हैं। जब अंगूठे और उंगली से कलर बनाएंगे तो आप उससे भयभीत नहीं होइए, उनको करने दीजिए। उनको इससे आनंद आता है, उनको अच्छा भी लगता है और वो बहुत रोचकता से काम करते हैं। तीसरी बात ये है कि पर्यावरण शिक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जानवरों को वो ध्यान से देखें। जब आप उनको ले जाएं कहीं एक्सपोजर में, कहीं गार्डन में, कहीं फील्ड में कुछ भी दिखाने, तो बच्चों को ये ध्यान दें, पहले ही उन्हें आगाह कर दें कि आप इनका चित्र बना के लाएंगे। तो वो क्या होगा, थोड़ा वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। जब वो देखने जाएंगे तो उसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात ये कि जब बच्चों को आप खेल में मतलब लगाएंगे, जैसे कि एक खेल है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पौधों की परी। उसमें क्या है कि बच्चे आपस में मिलजुल के खेल खेलते हैं, पौधों की परी। मतलब एक बच्चा उसमें से बोलता है कि पतला तना या मोटा तना छू, तो सारे बच्चे जाके उसको टच करते हैं। जो पतला तना होता है उसको पकड़ते हैं, जो मोटा तना होता है उसको पकड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे पत्तियाँ टच करते हैं, फूल टच करते हैं, डिफरेंट तरह के, तो बच्चे अनजाने में ही मतलब उनको वो बताएंगे नहीं, फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है, जैसे पीपल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा मोटा तना होता है, लेकिन ऐसे ही एक पौधा होता है, तो मान लो तुलसी मान लो, इसका बहुत पतला तना होता है। तो क्या है कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारे इन्वायरमेंट में, इसको बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं और इसको समझ भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। दूसरी बात, कलर को डाइवर्सिफिकेशन जो है इन्वायरमेंट में, इसको बच्चे जान लेते हैं। जैसे किसी ने कहा येलो कलर टच करो तो येलो कलर होता है, किसी ने कहा वाइट टच करो, वाइट होता है, किसी ने कहा रेड टच करो, किसी ने कहा येलो और रेड टच करो। तो इससे क्या होता है, उनके कलर का जो होता है दिमाग में कि कलर अगर उनको नहीं पता है तो वो बका जाएंगे, तो उनको बताना पड़ेगा कलर ये होता है। लेकिन अगर उनको पता है तो इससे क्या होता है, बच्चों के प्रति, बच्चों को जो है वो कलर को भी पहचानने लगते हैं। कलर के साथ साथ वो फूलों में डिफरेंस करने लगते हैं, तना में डिफरेंस करने लगते हैं, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इसका मैथमेटिक्स में भी यूज़ हो सकता है। तो पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और ऐसे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर करते हुए बच्चों की हम समझ विकसित कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है कि बच्चों को जो है कविताएं गाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसा होता है कभी हमारे यहाँ पानी की किल्लत होती है, कभी कभी क्या होती रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं पानी बहुत पिलाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी धोने के लिए बहुत पानी खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपना घर धोने के लिए बहुत पानी खर्च करते हैं, होती हैं। तो क्या है कि ऐसा होता है कि पानी जो है बहुत बेसिक चीज़ है लाइफ चलने के लिए। तो आप बच्चों से उसके बारे में जब बात करेंगे तो कई समाज में क्या होता है कि पानी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उनके गीत गाते हैं। जैसे आप राजस्थान में चले जाइए तो बहुत से लोग पानी लाते थे पहले ज़माने में, तो उन्होंने गीत विकसित किए थे कि वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो कुछ होना चाहिए ना रोमांटिक, कुछ बेहतरीन होना चाहिए जिससे उनका टाइम कटे। तो उसके लिए उन्होंने गीत बनाए। तो गीत जब उन्होंने बनाए तो सारे लोगों ने उन गीतों को कंठस्थ किया। बाकी में वो गीत नहीं थे, वो एक समाज के लिए एक संस्कृति आज बन गया है। तो क्या है कि वो वहाँ तक जाते थे तो गाने गाते हुए। आज हम लोग ने देखा होगा कि शादियों में लोग अब डीजे बजाने लगे हैं। पहले लोग क्या होता था, महिलाएं गाना गाती थी,
गाती रहती थी, तो वो क्या होता था, वो एक हमारी यहाँ संस्कृति बन गई। तो ऐसे ही है, तो बच्चों की संस्कृतियों में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ आदिवासी बच्चे होते हैं, वनों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अलग तरह का प्यार रहता है उन्हें। तो अगर बच्चों को क्लासरूम में उनका आपको अट्रैक्शन चाहिए, तो बच्चों को कभी कोई काम आप ज़बरदस्ती नहीं कराएंगे। जैसे आपको कविता याद करानी है, तो उन्हें जो कविताएँ याद हैं, लोग कहते हैं कि कविता याद करने से दिमाग बढ़ता है, कैचिंग पावर बढ़ती है, माइंड वैसा और शार्प हो जाता है। सही है, हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ अपने मन से याद करते हैं, तो उससे पता क्या होता है, जब आप कभी थकान में होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ वो गाना आपके मुँह से अपने आप निकलता है। जब वो गाना अपने आप के मुँह से निकलता है, तो वो आपका माइंड फ्रेश करता है, साफ़ करता है। लेकिन अगर वो गाना आपके मुँह से ज़बरदस्ती निकला जाता है, तो आप महीने बाद भूल जाते हैं। यही डिफरेंस होता है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग अपने धार्मिक पुस्तकों की चीज़ों को याद किए हुए होते हैं, वो याद नहीं किए हुए थे, वो उन चीज़ों को बार बार पढ़ते हुए उनके दिमाग में वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, इसलिए उनके दिमाग में फील हो जाता है। तो ऐसे ही है, बच्चों को साथ में बुलवाइए, सबके साथ पर्यावरण की चीज़ें साथ में मिलके टच कीजिए थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी समाज से रिलेटेड, जैसे हमारे गांव में चीज़ें होती हैं, गाय होती है, भैंस होती है, ये छोटे छोटे होते हैं जानवर, बहुत छोटे चूहे होते हैं, तो इनकी चीज़ों की आप आपस में बात कीजिए, तो क्या होगा, चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी बच्चों के सामने, और हमारा जो फोकस है पर्यावरण का, वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात यह हो जाएगी, वो अपना जो अनुभव है जब वो लाएंगे तो आपके सामने या हमारे सामने, तो ये अनुभव बहुत बेहतर रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो हैं पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशील होने के साथ साथ आप उनके साथ कुछ किस्से शेयर कर सकते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको आप बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, तो ऐसे बच्चे सोचेंगे कि अरे पौधे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। कई जगह की आप कहानियाँ बता सकते हैं कि अगर पौधे नहीं हों तो क्या होगा। तो ये सारे जब अनुभव छोटे छोटे या बच्चों के सामने पेश, ज़्यादा लंबे नहीं हो, फिर क्या होता है, बच्चे बोर होने लगते हैं। छोटे छोटे अनुभव जब बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उनसे प्रेरित होते हैं। और अगर आप छड़ी लेके बैठ जाएंगे कुर्सी डाल के, बच्चों को नहीं याद करेगा, आप पीटेंगे तो क्या होगा, बच्चे फिर कुछ दिन बाद उसको रट लेंगे, फिर उनका मानसिक विकास वहीं रुक जाता है, वहीं समझदारी उनकी ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे वन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उत्तराखंड में जहाँ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें क्या हुआ था कि चीज़ों को बच्चों तक पहुँची थी चीज़ें, पर वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं पहुँची। हमारे यहाँ तो कट जाते हैं बहुत सारे पेड़, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तो ये क्या है कि ये बच्चों के लिए बहुत वैसी चीज़ें हैं कि बच्चे इनसे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, और अगर उनको इनसे जुड़ाव लग जाता है तो उनको वो अपने समाज में लोगों से कहते भी हैं, भले उनकी बात लोग टाल देते हैं, समझते नहीं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के उनके परिवार के प्रति हम बातें कर सकते हैं। उनके परिवार में लोग, जैसे खाने के बारे में मान लो आपको बात करनी है पर्यावरण में, कि खाना कैसा कैसा खाना होता है, कौन लोग कौन सा खाना खाते हैं। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अब किसी बच्चे से आपने बात की कक्षा में, क्लासरूम में, कि ये बच्चा है, मान लो किसी बच्चे से बात की कि बताओ तुम्हारे घर में क्या क्या होता है, तो बताएगा मेरे बाबा हैं, मेरे दादी हैं, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ फिक्स होती है कि छोटा बच्चा है वो दूध ही पीता है, जो बड़े बूढ़े हैं वो खाना जो खाते हैं उनका अलग खाना होता है। मान लो चना नहीं खा सकते, वैसे तो कहा गया चना किसी को नहीं मना, लेकिन अब बुजुर्ग हैं वो चना कैसे खा सकते हैं, दांत टूट जाएंगे। तो जैसे ना वो भुजवाते हैं जो दाल चावल, कोई नहीं खा सकते। तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये समझ बचपन में नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, दादी के साथ पास लेके चले जाते हैं, फिर दादी का मजाक बन जाता है। तो क्या होता है, ये जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, ये बच्चों के सामने बात करके, उनकी चीज़ें समझ के, उनके परिवार की चीज़ें समझ के हम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और बच्चे इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं जब आप उनके साथ मिल के पढ़ते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं किसी चीज़ की, तो उनके अंदर हट आ जाती है, जो वाल हट होती है वो आ जाती है, और उससे बच्चे क्या होते हैं, फिर एक निराशा का कारण बन जाते हैं आपके लिए।
क्योंकि आप उन्हें ज़बरदस्ती याद करवाना चाहते हैं और वो प्यार की भाषा समझते हैं। तो आप बच्चों के प्रति प्यार रखिए। और इसमें एक बात और जानिए कि अब उनके परिवार की भी खासियत भी समझें कि कौन कौन जो सदस्य है हमारे घर में किस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है। मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब 40 बच्चे में कोई बच्चा कुछ खाता होगा, कोई बच्चा नॉन-वेज खाता होगा, कोई बच्चा वेज खाता होगा, कोई बच्चा दोनों खाता होगा। तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये शाकाहारी है, ठीक है, ये सर्वाहारी है, मांसाहारी तो कोई होगा ही नहीं, सर्वाहारी होगा। हाँ, अब क्या होता है कि इससे बच्चों के अंदर एक चीज़ समझ में आएगी कि जो मांस खाता है और शाका और सब्ज़ी भी खाता है वो है सर्वाहारी, वो सब कुछ खाता है। और जो सब्ज़ी खाता है वो शाकाहारी होता है। तो इससे क्या होगा, फिर आप इससे धीरे धीरे बढ़ के उनके जानवरों तक जा सकते हैं कि हाँ, जानवरों में भी ऐसा होता है, ये जानवर ये खाता है, ये जानवर ये खाता है, ये जानवर ये खाता है। तो शाकाहारी ऐसे तो आप उस बच्चे को बहुत जानवरों की जो वो है एक कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वो आप बहुत अच्छी तरह उनको समझा सकते हैं इसी चीज़ को लेके धीरे-धीरे। अब क्या होता है कि आपको क्लासरूम में ये सीटेट में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन कि क्लासरूम में आप जब बच्चों से बात करेंगे तो आप किस तरह की खाद्य पद्धति को अपनाने पर जोर देंगे। आपको एक बात यहाँ पे समझनी है कि आपको कभी भी अपने बच्चों में ये जाहिर नहीं होने देना है कि आप शाकाहारी चीज़, अगर आप शाकाहारी हैं तब भी, आप मांसाहारी हैं तब भी अपनी चीज़ों को आप थोपने के प्रयास नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान आता है। जो बच्चा जो भी खाता है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे तो बच्चा क्या होगा, हतोत्साहित नहीं होगा। हतोत्साहित नहीं होगा, इससे क्या होता है, जैसे आपने कहा शाकाहारी खाना बहुत अच्छा चीज़ है, तो क्या होगा, मांसाहारी वाले अपने आप को कहेंगे हम तो बुरी चीज़ खाते हैं। तो आपको हर एक फूड का, हर एक तरह के खाने का सम्मान करना है, हर एक तरह के खाने का। ये भी एनसीईआरटी में कहा गया है। क्या कहा गया है, समझ लीजिए कि बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। मतलब कि आपको बच्चों में जो विविधता है खाने पीने की, उसका आप खुल के चर्चा कीजिए। कौन खाता है, कौन लेग पीस खाता है, कौन क्या खाता है, कौन दाल चावल खाता है, ठीक। ये सब आप चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छे तरह से करिए। फिर उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने। आप उनके परिवार में जो अनुभव होते हैं, कुछ लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ पे नॉन वेज बनता है, कुछ लोग बताएंगे हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता है, नाम भी नहीं लिया जाता है। तो इन चीज़ों को आप सुने ध्यान से। और दूसरी बात, भोजन में विविधता को सम्मान दें। ये एनसीईआरटी का कथन है कि आप भोजन में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको आप सम्मान देंगे, उसको आप मानेंगे कि हाँ ये भी अच्छी बात है। क्या होता है कि बच्चे एक जब खुला माहौल होता है, ऐसा होता है पहले जब मैं पढ़ाता था, एक विद्यालय में पढ़ाता था, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे को अगर आप पीट दो एक बार तो बच्चा झिझकता है बात करने से, वो डर सा जाता है। तो आपको क्या करना है, बच्चों को खुला माहौल देना है। ये हमारा सीटेट में भी आता रहा है क्वेश्चन। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, सीटेट के लिए, टीएसएसबी, सुपरटेट, हर चीज़ के लिए क्या करना है कि बच्चे को कभी आप प्रेशराइज़ नहीं करें किसी चीज़ के लिए। बच्चे को आप खुले मन से, खुले माहौल में उसको पढ़ने का, समझने का अवसर दें। क्या करना है, एक दूसरे को खाने के बारे में सुनने में हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। हमारी जो संकुचित सोच है उसको उनके ऊपर थोपने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उनको ये बिल्कुल नहीं समझने देंगे कि हम किसी संकुचित विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ, लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चों की बात को आप संवेदनशीलता से सुने, समझें, तभी बच्चे आपको क्या करेंगे। बच्चों के बारे में कुछ अवसर ये भी कहा गया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों के लिए जब आप बात करते हैं तो उनकी आप सुनिए ज़्यादा, और अगर आपको सुनाना है तो आप कहानी माध्यम से उनको सुनाइए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि कहानी माध्यम एक ऐसा तरीका है जिससे हर सब्जेक्ट को समझाया जा सकता है। हर सब्जेक्ट आप बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कहानी माध्यम से। सबसे अच्छा माध्यम भी माना गया। इसमें एक बात और आपको समझने वाली है, वो ये है, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछ सकते हैं। पर्यावरण में ये भी आता है सजावट के सामान, सजावट के बारे में पूछने का क्या मतलब है, लोग कहेंगे बेकार चीज़ है।
सजावट में क्या आता है। अरे सजावट के बारे में पूछोगे तो आप त्यौहार तक जाओगे। अब त्यौहार में क्या होता है, त्यौहार के तक क्यों जाना है, पर्यावरण में आता है। कौन सा त्यौहार किस धर्म में होता है, बच्चों के होना चाहिए, बच्चे समझना चाहिए, बच्चे इस चीज़ को समझें। अगर नहीं समझेंगे तो बड़े होकर बच्चों में संकुचित विचारधारा का विकास हो जाएगा, जो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो आपको यहाँ समझना सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों से जो संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनकी बात कभी संवेदनशीलता से सुनी नहीं आती, उनको कह दिया था आप मक्कार हो, उनको कुछ नहीं आता, तुम बेकार हो। तो क्या होता है, उनके मन में एक घृणित भाव उत्पन्न हो जाता है अपने मन में कि मैं तो बेकार हूँ, मतलब ही नहीं है अपना। तो इस चीज़ में क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सजावट के सामान में आपको क्या करना है, जैसे मान लो बहुत दूर दराज का कोई बच्चा है, हमने एक इलाहाबाद में देखा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो उसमें एक बहुत दूर की वो थी शिक्षिका थी, वो अपने साथ मतलब बच्चों ने ऐसी ऐसी सामग्री बनाई थी कि बहुत लाजवाब थी। उसमें मतलब उन्होंने अपने घर की सजावट का सामान ही बनाया था, लेकिन वो सामान देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था उस प्रदर्शनी में, बहुत बेहतर था। तो क्या होता है कि हर एक समाज में सजाने की अलग तरीका होता है, अलग तरीके से समाज सजाते हैं, इससे उनके त्योहारों के बारे में पता लगता है। मान लो अगर वो नववर्ष अलग तरह से मनाते हैं तो उसके बारे में पता लगता है। मान लो हमारे देश में इतनी विविधता है, तो उसमें क्या है, उनकी चीज़ों को पहल करके उठाना चाहिए। अपने क्लासरूम में उनको लगाओ, उनसे मंगाओ चीज़ें, उनको लगाओ, उनको एक आत्मविश्वास जगेगा। कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छी आर्ट बनाता है तो पर्यावरण से लेकर उसे आर्ट बनवाओ, वो प्रोत्साहित हो। तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो वाकई में आप पर्यावरण पर बहुत बेहतर ध्यान दे